बैलेंस शीट को सबमिट करने से पहले 5 चीज़ें आपने चेक करनी है। उसके बाद आप एक्सेल के अंदर उस बैलेंस शीट को बनाएंगे और इस तरीके से आपके सामने फॉर्मेट आएगा और सेल टैक्स रिटर्न और सॉफ्टवेयर का जो डाटा है वो आपने मैच करना है, स्टॉक और परचेज को आपने मैच करना है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंस आ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो बैलेंस शीट के हवाले से हम डिफरेंट लेक्चर देख चुके हैं और ये एक नया एसआरओ आया था जिसमें सेल टैक्स के जो रूल्स थे, कानून था, उसको चेंज किया गया। उसके अंदर ये था 350 एसआरओ था, उसके अंदर ये कहा गया डिफरेंट तरह के जो रूल्स थे उसमें चेंजिंग आई, लेकिन उसमें से एक रूल ये था कि जो बैलेंस शीट है अब वो आपने सबमिट करनी है अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। अगर कोई कंपनी है और इसमें से कुछ एक्सक्लूजन भी थी जिन्होंने फाइल नहीं करनी थी, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो नहीं करेगी, कोई कंपनी है जिनके एक से ज़्यादा मेंबर हैं वो भी नहीं करेंगे, तो इस तरीके से कुछ उन्होंने एक्सक्लूजन भी दी हुई थी। लेकिन नॉर्मली तकरीबन ये जितने भी बिजनेस हैं जो सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने बैलेंस शीट सबमिट करनी है। अब बैलेंस शीट को बनाने के लिए मैंने इससे पहले एक लेक्चर बनाया था जिसके अंदर आपसे हमने ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, फिर उसके बाद बैलेंस शीट कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो अब हम 1 बाय 1 कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमारा रिस्क कवर करेंगी, जो हमने करते हुए सबमिट करते हुए हमने उसको रिपोर्ट करना है ताकि एबीआर की तरफ से कम क्वेश्चन आए और आपकी जो बैलेंस शीट है वो पहली ही सबमिशन में अप्रूव हो जाए। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट सबमिट करने के बाद अभी भी जो डॉक्यूमेंट है वो ड्राफ्ट बॉक्स में पड़ा हुआ है, आउटबॉक्स में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई एक्शन अभी तक एबीआर ने नहीं लिया। वो मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्यों नहीं लिया, कि वो अभी इस डाटे को रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, वेटेड एक्शन बाय एफआईआर, यानी कि जब आपने सबमिट किया हुआ है तो वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो जब बैलेंस शीट आप यहाँ पे डाटा सबमिट करके उसको सबमिट भी रिपोर्ट करके सबमिट भी कर लेंगे, फिर भी आपको सेल टैक्स रिटर्न अलाउ नहीं करने दे रहा, क्योंकि अभी मैंने इससे पहले बताया था कि अभी एबीआर एक्शन लेगा, चेक करेगा, कोई क्वेश्चन होगा वो आपसे डिस्कस किए जाएंगे, उसके बाद वहाँ से प्रूव होगा तो फिर आप रिटर्न सबमिट कर सकेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि जी जब हमने अभी ये सबमिट नहीं की, फॉर एग्जाम्पल 6 तारीख डेडलाइन थी, तो आप किसी भी टाइम उसको कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। तो क्योंकि एक नया रूल है और एबीआर का जो ऑफिस है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो इस्लामाबाद से इशू किया गया उनके हेड ऑफिस से, लेकिन जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पे अभी तक इसकी अवेयरनेस नहीं है। सिस्टम में चेक लग गया है, अब आस्ता आस्ता उनको ऊपर प्रेशर आएगा, वो चेक करेंगे, अप्रूव करेंगे। अगले 2-4 दिन में जैसे ही आप वर्किंग डेज पे आएंगे मंडे से, तो ये अप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। एनीवेज, अब हम पॉइंट पे आते हैं कि बैलेंस शीट को बनाने से पहले क्या क्या चीज़ें हमने किस तरीके से चेक करनी है, और ये एक आप सबके लिए, हमारे लिए एक नई लर्निंग है। इससे पहले कानून के अंदर ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल था कि आपने सबमिट करना है, ये प्रोविजन अवेलेबल थी लेकिन सबमिट नहीं होती थी, एक्शन नहीं लिया जाता था, लेकिन अब एक्शन लिया जा रहा है। सबसे पहला क्या पॉइंट आता है कि मैच विद कैपिटल। अब होता क्या है कि जब आप वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते हैं तो हम वहां पे कोई भी आपका लेट से ए बिजनेस है, तो ए बिजनेस का आपने कैपिटल शो किया होता है कि इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, फॉर एग्जांपल 5 मिलियन की आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है। अब बैलेंस शीट बनाते हुए आपने ये चीज़ याद रखनी है, मैं दोबारा एक्सेल की फाइल पे आता हूँ, कि ये जो कैपिटल होता है ना, ये वाला, यहाँ पे अगर हम इसको ड्रा भी कर लें कि ये जो कैपिटल की फिगर आ रही है ये वाली, ये जो बेसिकली कैपिटल क्या होता है कि जो आपका कैपिटल जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और जो आपने ड्राइंग कर ली है, बिजनेस से पैसे निकाल लिए हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये नेट कैपिटल आता है। मतलब कोई आपने फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 5 मिलियन और ड्यूरिंग द पीरियड आपने 1 मिलियन विड्रा कर लिया, तो आपका जो नेट कैपिटल आएगा वो 4 मिलियन आएगा। अब इस केस में आप देखें तो ये बढ़ रहा है, 5.6 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो प्रॉफिट आपने रिसीव किया वो कैपिटल में जमा हो गया। बेसिकली कैपिटल की इक्वेशन कैसे बनती है कि कैपिटल जो इन्वेस्ट हुआ है वो माइनस ड्राइंग जो आपने बिजनेस से पैसे निकाल लिए प्लस प्रॉफिट, मतलब जो आपने ड्यूरिंग द पीरियड प्रॉफिट कमाया या ऐड हुआ, तो ये जो फिगर आती है ना, ये नेट कैपिटल आपकी वैल्यू बनती है, वर्थ बनती है, जो कि आपने यहाँ पे कैपिटल के फिगर में यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। अभी मैं आपको एक्सेल में थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ कि कैसे बनाते हैं। अभी आप सिर्फ पॉइंट देखते जाएं और इसको पूरा अंडरस्टैंडिंग इसकी लें। और अक्सर मैं ये कहता हूँ कि आप फॉरवर्ड करके ना देखा करें, फिर आप क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपका भी टाइम ज़ाया होता है, मेरा भी टाइम ज़ाया होता है। इसको पूरा मैं हर एंगल से कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेन करें, इसलिए आप पूरा लेक्चर देख लिया करें, फिर भी कोई क्वेश्चन हो फिर आप मेंशन कीजिए करें। अब पॉइंट क्या आता है कि कंपेयर विद अच्छा, ये जो कैपिटल वाला पॉइंट है, ये छोटा सा पॉइंट है, इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकलिटी इसमें यही है कि जो ड्राइंग आप माइनस करेंगे, प्रॉफिट आप ऐड करेंगे और नेट जो आपका कैपिटल है वो आप उसमें रिपोर्ट कर देंगे। अब क्या आता है कि जी कंपेयर विद द सेल टैक्स रिटर्न। अब क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो क्या चीज़ है कि जब आप कोई भी
यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये आपने इस तरीके से एक शीट बनानी है और ये आप कंटिन्यू कर लें। अब देखें ये कंटिन्यू काम है, ये वन टाइम नहीं है। मैं भी बता रहा हूँ कि इसको अच्छे तरीके से सीख लें, आपने खुद करना है। अगर आप खुद किसी से करवा भी रहे हैं तो उस आपको पता होना चाहिए कि क्या फाइल हो रहा है। गलत चीज़ फाइल होगी तो आपका नुकसान है। अच्छा एनीवेज, अब क्या आता है कि यहाँ पे आप मंथ लिखें, ये मुझे आप टेक्स्ट करें, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे आप मैसेज करें, आपको शीट भी मिल जाएगी। अब क्या होगा कि आप सबसे पहले क्या करें, अपनी एक छोटी सी रिकंसिलेशन बनाएं। वो क्या है, टर्नओवर की रिकंसिलेशन। वहाँ पे आप लिखेंगे कि जो आपकी सेल रिपोर्ट हुई है सेल टैक्स रिटर्न में और जो आप सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट कर रहे हैं वो दोनों यहाँ पे लिखते जाएं कि जी सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्ट आपने की है 1 मिलियन और सॉफ्टवेयर सेल टैक्स रिटर्न में भी 1 मिलियन आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिफरेंस रखा कि सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्ट सेल टैक्स रिटर्न में आ रही है 2.1, सॉफ्टवेयर में है 2 मिलियन। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आ गया, इसको आप चेक कर लें कि क्यों डिफरेंस है। क्वाइट पॉसिबल कि डाटा कम रिपोर्ट हुआ हो, ये भी हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में जीआरएन नहीं हुई या रिकॉर्डिंग नहीं हुई लेकिन यहाँ पे रिकॉर्डिंग आ गई हो। जो भी इसमें इशू है आप एक्चुअली उसको आइडेंटिफाई करके उसकी एक रिकंसिलेशन बना लें, क्योंकि अब ये बार बार आपने बैलेंस शीट सबमिट करनी है तो इस वजह से आपका डाटा ठीक होगा। ये क्यों ठीक होना चाहिए इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। देखें, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, सेल लिखते हैं। सेल जो फिगर है ना, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में सेल की फिगर प्लस है, बाकी कॉस्ट ऑफ सेल भी माइनस होता है, एक्सपेंसेस भी माइनस होते हैं, सैलरी भी माइनस होती है, रेंट भी माइनस होती है, प्रिंटिंग, सारे एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। तो अगर आपकी ये फिगर ही ठीक नहीं होगी तो ये प्रॉफिट कैसे सही आएगा। तो आपने इन सारी फिगर्स के ऊपर एश्योरेंस लेनी है कि आपने इसको डबल चेक किया है, आपने अपना इस पे ओपिनियन देना है, इसको बार बार चेक करना है। क्योंकि अगर ये आपका डाटा ठीक नहीं होगा तो जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आके ये आपका जो प्रॉफिट की फिगर होती है ना, प्रॉफिट 1.6 मिलियन, ये क्या होता है कि कैपिटल में जाके ऐड होता है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि यहाँ पे हम लिखते हैं 5 मिलियन का कैपिटल था, ड्राइंग थी कोई आपकी अगर है, फॉर एग्जांपल कोई ड्राइंग नहीं है, प्लस प्रॉफिट होगा। क्योंकि आपने इसको विड्रॉ नहीं किया तो ऑब्वियसली जब आप विड्रॉ नहीं करेंगे तो ये एज ए रिजर्व आपके बिजनेस में ऐड होगा, जो कि इनडायरेक्टली आपका कैपिटल बढ़ा देगा। कि आपने इन्वेस्टमेंट 5 मिलियन की थी, चूंकि आपने बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया, प्रॉफिट आया, तो अब आपने विड्रॉ नहीं किया तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हुई, बढ़ गई है। क्योंकि ऑब्वियसली आपकी इन्वेस्टमेंट ही है ना कि आपने प्रॉफिट कमाया और आपने ड्राइंग नहीं की, आपने बिजनेस से नहीं निकाला, तो आपकी इनडायरेक्टली जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गई है। तो इस वजह से ये जो फिगर है ये मैच होनी चाहिए। अगर आपकी यहाँ पे फिगर 27 मिलियन आ रही है और जो आपका STRN का मतलब है सेल टैक्स रिटर्न, तो यहाँ पे फिगर आ रही है 28 मिलियन की, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आपसे ये कर लिया जाएगा। जैसे ही आप डाटा सबमिट करेंगे, अगर उनके पास सिस्टम अवेलेबल है, चेक अवेलेबल है, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे कि जो अप्रोक्सीमेट आप फिगर ले रहे हैं, क्योंकि अभी आप बैलेंस शीट सबमिट कर रहे हैं, जो अगर बैलेंस शीट में क्वेश्चन आएगा, ये जो डाटा सबमिट करने के बाद क्वेश्चन आएगा तो आपसे कहा जाएगा कि भाई आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ला के दें आप मुझे। फॉर एग्जाम्पल आप 31 मार्च तक की बैलेंस शीट सबमिट कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ला के दें। इसमें इससे रेलिवेंट एक और क्वेश्चन है जो यहीं से निकला है कि याद रखें प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ना, एक पीरियड का होता है। मैं पहले भी बड़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, चूंकि नई चीज है, हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी बिल्ड हो रही है। बैलेंस शीट एज एट डेट होती है, किसी भी डेट की बिजनेस पोजीशन क्या है, इस पे हम दोबारा आएंगे इस टॉपिक के ऊपर इसी लेक्चर में ही, फिर मैं फर्दर उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि आपने इसकी कंपैरिजन करना है, और अगर ये कंपैरिजन सही नहीं करेंगे तो उसकी रीजन क्या होगी कि आपका प्रॉफिट ठीक नहीं होगा। क्योंकि सेल ही तो मेन फिगर है ना जिसमें से सारे खर्चे निकलने हैं, तो जब वही फिगर ठीक नहीं होगी तो आपका प्रॉफिट कैसे ठीक होगा। तो जब प्रॉफिट ठीक नहीं होगा तो आपकी ये जो इक्वेशन है ये मैच नहीं होगी और बैलेंस शीट ठीक नहीं होगी। तो ये कैपिटल के ऊपर तो उन्होंने काफी बार क्वेश्चन भी कर लिए हैं कि अगर आपने 5 टाइम्स से ज्यादा सेल की तो फिर भी आपका चेक लग जाएगा। तो अगर आपका कैपिटल की फिगर ठीक नहीं होगी, प्रॉफिट की फिगर सही तरीके से ऐड नहीं होगी, तो फिर आपकी ऑब्वियसली जो कैपिटल है वो सही तरीके से रिपोर्ट नहीं होगा। तो इस वजह से इसको बड़ा केयरफुली देखना है, एक एक पॉइंट को आपने देखना है। कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, कोई इसमें नई चीज है इस वजह से थोड़ा हमें मुश्किल लग रहा है, बल्कि इसको करने के बाद आप अपने बिजनेस को समझ सकेंगे। जहां पे इंप्रूवमेंट आनी चाहिए आप वहां पे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। जब हैंड्स ऑन आप काम करेंगे, अपने हाथ से काम करेंगे, तो मेरी यही सजेशन आप खुद करें। वैसे हमने बताया हुआ है कि अगर आपकी कोई टेक्निकल चीजें हैं तो हमारी पेड सर्विसेज अवेलेबल है बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस बनाने की, आप वहां पर भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जी परचेज एंड स्टॉक, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, जो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे बड़ी फिगर होती है ना, इसको हम खत्म कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जो सबसे बड़ी फिगर होती है वो होती है सेल, उसके बाद अगली फिगर आती है कॉस्ट ऑफ सेल,
फिर आता है जीपी, बाकी सारे खर्चे हैं, छोटे मोटे खर्चे आते रहते हैं। तो अगर आपकी ये दो फिगर ठीक नहीं होंगी तो मुझे बताएं प्रॉफिट लॉस कैसे ठीक होगा। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इन्हीं दो चीजों पे आते हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट होता है, मतलब परचेज आप किसी थर्ड पार्टी से ले रहे होते हैं, सेल जो आप थर्ड पार्टी को कर रहे होते हैं, और प्लस ये सेल टैक्स रिटर्न में भी डाटा आ रहा होता है। बाकी एक्सपेंसेस जो है वो सेल टैक्स रिटर्न में नहीं आते, सिर्फ इसी हद तक आते हैं, कोई सेल टैक्स इनवाइस ले तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, वरना नहीं आते। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टॉक एंड परचेज के इस तरीके से रजिस्टर्ड बनाएंगे, वो बड़ा इजीली आप रजिस्टर बना लेंगे। देखिए कॉस्ट ऑफ सेल का जो फार्मूला होता है ना वो बड़ा इजी है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला जो होता है वो ये होता है कि आपने ओपनिंग स्टॉक को लिया, उसमें परचेज जमा कर ली जो ड्यूरिंग द पीरियड आपने परचेज की, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें इज इक्वल टू सीजीएस, कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, ये मैंने वही किया है, जैसे हमने सेल्स की रिकंसिलिएशन बनाई है इसी तरीके से आपने स्टॉक स्टेटमेंट बनानी है। मैं क्यों बार बार आपको ये कह रहा हूं, इस वजह से कह रहा हूं कि ये वन टाइम काम नहीं है, इसका जुगाड़ मत लगाएं, जुगाड़ लगा के बाद में आपने खुद ही फंसना है। इस वजह से लॉजिकली काम करें जैसे होना चाहिए, क्योंकि मैं डिफरेंट तरीके से देख रहा हूं कि 0-0 की सबमिट कर दें, अब वो काम नहीं है। 0-0 की सबमिट करने के बाद आपसे क्वेश्चन आएंगे, विजिट करेंगे, टाइम ज़ाया करेंगे, पैसे लगाएंगे, उससे बेहतर नहीं है कि आप अच्छे तरीके से बिजनेस को समझ लें, सारी चीज़ों को समझ लें और रिपोर्ट कर दें, सारी चीज़ें आपके पास ही हैं। अब समझ मसला ये आता है कि स्टेप बाय स्टेप आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है, इस तरीके से बनाते जाएं। एट द एंड जाके मैं आपको बता भी दूंगा कि यहाँ पे आगे चीजें कैसी आई हैं, जो कि हमने पहले भी खैर रिसर्च किया हुआ है। अब क्या आता है कि जी आप यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, कंजम्पशन लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें तो मैंने जो फार्मूला भी लगाया हुआ है ना वो भी ये फार्मूला लगा हुआ है, इन सबको जमा किया हुआ है, मतलब ओपनिंग, परचेज माइनस कंजम्पशन। अब क्वेश्चन आता है जी कंजम्पशन कहाँ से आती है। आमतौर पर बिजनेस ऐसे नहीं रखते, हम ये कहते हैं जी 100 रुपए की मैंने चीज परचेज की, 120 की सेल कर दी, 20 रुपये मेरा प्रॉफिट आ गया, तो भाई ये जो सेल आपकी होगी ये आपकी कंजम्पशन ही आएगी ना 100 रुपए की, जितने की आपने परचेज की है। तो अगर आप इस फार्मूले के मुताबिक बड़े बिजनेस में चल रहे हैं तो इस फार्मूले को यूज कर लें, लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि जितनी परचेज करते हैं उतनी ही सेल कर देते हैं, तो फिर आपने ये जो फार्मूला है ना, ये जो फार्मूला, ये जो नीचे वाला फार्मूला है वो यूज करें कि आपको, क्योंकि देखें सिंपल सी बात है कि जो भी बिजनेस कर रहा है उसको पता है कि मैंने कितने की चीज ली है, कितने का बेचा है, तो वो डिफरेंट जो होता है ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो ये जो 100 रुपये है ना ये आपकी कंजम्पशन होती है, और सेल 120 जो आपकी सेल है। जैसे हम यहाँ पे आए, हम यहाँ पे हमने देखा हुआ है कि 100 रुपये आपकी सेल है और 120 रुपये सॉरी आपकी सेल है, 100 रुपये आपकी कॉस्ट है, तो 20 रुपये आपका जीपी आ गया। इस तरीके से इसको समझ लीजिए, क्योंकि मैंने ये जो फार्मूला इसलिए बताया है कि जो थोड़े से बड़े सेटअप होते हैं जिनमें स्टॉक अवेलेबल होता है, फिर वो बाइंग करते हैं, मतलब उनके पास इन हैंड स्टॉक रहता है, तो फिर वहां पे ये फार्मूला यूज होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जी मैंने चीज जो परचेज की थी ना 100 रुपए थी, कि रेट बढ़ गए वो 150 की हो गई है, मैं अब 200 का बेच रहा हूँ, तो मैं कंजम्पशन कौन सी रिपोर्ट करूंगा। देखिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS है, वो ये कहता है कि आपने लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रिपोर्ट करना है, मतलब करंट वैल्यूएशन पे रिपोर्ट नहीं करना। आपने जितने की परचेज की हुई है ना आप उतने पे ही रिपोर्ट करेंगे 100 रुपए की। ये नहीं होगा कि आपकी अब कॉस्ट जो है वो 150 हो जाए, प्रॉफिट ये है, अब आपका सेल 200 होगी, कॉस्ट आपकी 100 ही रहेगी, तो प्रॉफिट आपका 100 रुपये आ जाएगा। मतलब आप इसको बढ़ा नहीं सकते क्योंकि आपने ये चीज 100 रुपए की हुई है। अगर आप बढ़ाएंगे तो काउंटिंग स्टैंडर्ड के खिलाफ है, ये उस टैक्स रूल्स के भी खिलाफ है, क्योंकि वो ये कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे आपने रिकॉर्ड करना है। तो एक चीज याद रख लें सिंपल, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, अगर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपने 100 की ली है, बाद में रेट बढ़ गया 150 का, तो अब आप 100 पे ही रखेंगे। प्रॉफिट आप ज्यादा ले सकते हैं, पहले आपका 150 के हिसाब से 50 प्रॉफिट था, अब 100 रुपये आएगा, लेना आपने 100 रुपये ही है। अब ये नहीं होगा कि अपनी मर्जी से रेट बढ़ा लें, क्योंकि काउंटिंग के अंदर डेबिट और क्रेडिट चलता है, यानी कि एक साइड पे डेबिट होता है, दूसरी साइड पे क्रेडिट होता है, तो इस केस में आपका डेबिट ही होगा, क्रेडिट कहीं पे भी नहीं होगा। तो ये रूल आपने फॉलो करना है, आप रेट उसको नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इलस्ट्रेशन भी दे दी है कि सेल है, ये कॉस्ट है आपका, साथ साथ आप जीपी अपना एनालिसिस करते जाएं कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये हमारा जो तीसरा पॉइंट था वो ये था स्टॉक स्टेटमेंट के ऊपर। अब आता है रिपोर्टिंग ऑफ एसेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफ एसेट में जो एक नॉर्मल बैलेंस शीट है, यहाँ पे आप देखें तो मैंने बड़ी डिटेल से बैलेंस शीट बनाई हुई है। FBR ने क्या किया है कि उसको मजीद छोटा कर दिया है, मतलब रिफाइन कर दिया है। आप ये कह लें कि उसको उसकी जो इन्फॉर्मेशन है मजीद कम कर दी है। हमने वहाँ पे ज्यादा हेड बनाए हुए हैं, यहाँ पे हेड कम है। अब इसको भी हम देखेंगे कि कैसे क्लब करना है। पहला जो अगला पॉइंट है वो ये रिपोर्टिंग ऑफ एसेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें जो एसेट आपने इन्वेस्टमेंट की होती है ना, जब आप इनिशियल में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी बिजनेस पे, जैसे ऊपर हमने एग्जांपल ली कि आपने 5 मिलियन का कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप सिस्टम के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर जो टेक्निकल एंट्री होती है वो क्या होती है, या तो आप डेबिट करते हैं बिजनेस का बैंक बैलेंस, या आप कोई मशीनरी परचेज करते हैं फिक्स एसेट वगैरह, और फिर क्रेडिट आप कर देते हैं कैपिटल।
तो इस तरीके से रिपोर्टिंग होती है। अब आपने बड़ा केयरफुली देखना है कि अगर आपने कोई एसेट परचेज किया हुआ है, कोई आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई भी आपका बिजनेस है जहां पे आप उसको यूज करके सेल जनरेट करते हैं, तो उन एसेट्स को सही तरीके से आपने रिपोर्ट करना है। कोई आपने एडवांसेस दिए हुए हैं तो आपको सही तरीके से पता होना चाहिए कि मेरे कौन कौन से एडवांसेस है, कहां पे फंसे हुए हैं। फिर आपका स्टॉक एंड ट्रेड ये ठीक होना चाहिए। जितने भी आपके एसेट्स हैं वो ठीक होने चाहिए। याद रखें, एसेट कैपिटल का पार्ट नहीं होता। कैपिटल वही है, ये बिजनेस का वर्किंग कैपिटल होता है। लॉन्ग टर्म जो एसेट है वो सेल जनरेट करते हैं, जो शॉर्ट टर्म एसेट है ये वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में आते हैं। फिर कभी किसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि वर्किंग कैपिटल कैसे चलता है, बस अभी के लिए आपने याद ये रखना है। तो कैपिटल 5 मिलियन है और एसेट अगर आपने, चूंकि मैंने आपको एंट्री करके दिखा दी है कि कैपिटल सेपरेट है, एसेट सेपरेट है, तो लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि जी फिक्स एसेट जो स्टॉक है ये भी मेरा कैपिटल है, तो ऐसा कैपिटल नहीं है। वो कैपिटल नहीं है, वो वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल कैपिटल में ये डिफरेंस होता है कि वर्किंग कैपिटल आपके बिजनेस को चलाता है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है, आपको सपोर्ट करता है कि आपने बिजनेस कैसे करना है। कैपिटल वो चीज है जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो जो चेक लगना है पीछे, जो सिस्टम ने चेक लगाना है कि 5 टाइम से ज्यादा आप सेल नहीं कर सकते, वो ये कैपिटल होगा, बाकी कैपिटल नहीं होगा। तो ये कैपिटल आपका यही आएगा जो हमने इस फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेट किया हुआ है, जो हमने पीछे देखा है। कैपिटल माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट कैपिटल। तो ये याद रख लें कि एक रिपोर्टिंग ऑफ एसेट के अंदर जो एसेट का पार्ट है वो कैपिटल का पार्ट नहीं होगा, ये गलत होगी। और हो सकता है कि BIBR भी इस चीज पे क्लियर ना हो, क्योंकि कुछ ऑफिसर क्लियर है कुछ नहीं है, क्योंकि उनको भी इतनी इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। लेकिन चूंकि नई चीज है, टाइम के साथ वो भी सीख लेंगे और हम भी मजीद सीख रहे हैं। अब क्या आता है अगला पॉइंट के, जो 4 पॉइंट जब आप कर लेंगे तो ये वन टाइम नहीं है, ये कंटिन्यू वर्क है। आपने हमेशा इसको इंप्रूव करते जाना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप मार्च लिखेंगे तो आपकी फिगर चेंज हो जाएगी, अप्रैल लिखेंगे, मई लिखेंगे, जून लिखेंगे, तो पूरे साल की फिगर चेंज होती जाएगी। तो ये आपकी एक एक्सेल की फाइल पूरे साल के लिए आपको रेडी है, आपके लिए काफ़ी है। आप इसकी बेस पे बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, इसकी बेस पे सेल टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। सेल टैक्स रिटर्न के ऊपर हम सेपरेट लेक्चर देख चुके हैं, जहां पे मैंने आपको एक्सेल जो फाइल्स हैं, जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं, उनको भी बड़ी डिटेल से हमने डिस्कशन की हुई है कि क्या क्या रिस्क हैं, कैसे कैसे कंट्रोल कर। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था जिसके ऊपर हमने डिस्कशन की। अब हम आते हैं कि जी मैंने तो ये बैलेंस शीट जो आपको दी है उसके अंदर तो हेड बहुत ज्यादा है, लेकिन जो FBR ने बैलेंस शीट दी है उसके अंदर तो इतने हेड नहीं है। तो अब क्या करना है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। FBR के अंदर जो हेड हैं वो ये वाले आ रहे हैं, ये तकरीबन 5 ये हैं और 3 ये हैं। 8 हेड हैं डिफरेंट तरह के जो FBR के अंदर, FBR के यहाँ पे शो किए हैं, लेकिन हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने ये देखें टैग लगा दिए कि ये जो प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट है ये फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट कहाँ से उठाया, जो FBR ने लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है कि एडवांसेस, डिपॉजिट एंड प्री पेमेंट है, ये मैंने कहाँ से उठाया, ये भी मैंने यहीं से उठा लिया आपकी सहूलत के लिए, ताकि अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। तो मैंने लिख दिया कि भाई ये जो पॉइंट है ना, ये एडवांसेस, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, क्योंकि चीज़ वही है, बस उन्होंने ज़रा अपने तरीके से नाम दे दिए, मैंने ज़रा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया हुआ है, क्योंकि मैं इस तरीके से ही बनाता हूँ और बनाना भी ऐसे ही चाहिए। उसके बाद क्या आता है कि जी आप स्टॉक लिख लेंगे। स्टॉक में क्या चीज़ आती है, स्टॉक एंड ट्रेड है, ठीक है, वो हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद अच्छा मैंने यहाँ पे वैसे ना टैग लगाए हुए हैं, यहाँ पे आप देखें तो मैं आपको यहाँ पे पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये तो खैर रिफाइंड फिगर थी। तो यहाँ पे आप देखें तो ये मैंने ये दिया। उसके बाद मैंने ये लिखा कि हमारे मुताबिक प्रॉपर्टी, प्लांट है, इक्विपमेंट है, और FBR के मुताबिक फिक्स एसेट है। मैंने लिखा कि लॉन्ग टर्म डिपॉजिट हमारे मुताबिक है, FBR के मुताबिक एडवांस डिपॉजिट है। हमने लिखा स्टॉक एंड ट्रेड हमारे मुताबिक है, FBR कहता है ये स्टॉक है। ट्रेड डेट है, हम ये कहते हैं कि ये हमारे रिसीवेबल्स हैं, ये ट्रेड डेब्ट्स हैं, वो कहता है नहीं जी ये डेटर है, रिसीवेबल्स हैं। हमने कहा जी एडवांस डिपॉजिट है, वो कहता है नहीं एडवांस डिपॉजिट है, प्री पेमेंट, ठीक है, हमने सेम लिखा हुआ है, उन्होंने भी सेम लिखा हुआ है, एक चीज़ हमारी मैच होगी। फिर आता है रिफंड ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट, ओके, ये भी वही पार्ट है। मतलब उनके हमारे मुताबिक ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन उनके मुताबिक एक चीज़ है। जब हम लिखेंगे तो उन सबको कंबाइन करेंगे। तो इस तरीके से बाकी नीचे भी मैंने सारी चीजें लिख ली। अब मैं आता हूं कि जी मैंने जो ये करने के बाद उसके बाद मजीद उसको कम कर दी। मजीद कैसे कम कर दिया कि जी हमारे पास एडवांसेस जो है ना वो 3-4 जगह पे आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो मैंने उन सबको जमा करके ना ये फिगर बना ली। यहाँ पे एक छोटा सा हमने फार्मूला लगा दिया, उन सब चीज़ों को उसने जमा कर लिया और एक ही जगह पे ले आया कि जी टोटल कितनी है, क्योंकि हमने वहाँ पे टोटल लिखनी है, हमने एक एक थोड़ी लिखनी है। अब ये आप सब डाटा जब बना लें, अब जब इसको इस डाटे को आप लेंगे, शीट आप ले लें मेरे से, तो वहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये 8 चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये 8 चीज़ें अपडेट होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं 3.5 मिलियन डिलीट करता हूँ तो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। मतलब आपको ये हेल्पफुल होगा, छोटी सी ट्रिक इसमें यूज हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं 9,50,000 डिलीट करता हूँ तो यहाँ से भी ये कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें ये जो पार्ट है ये सारे का सारा एसेट का है और नीचे वाला पार्ट क्या है, लायबिलिटी का है। तो ये दोनों चीज़ें मैच है, 3783978, ये दोनों मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं होगी तो बैलेंस शीट सबमिट नहीं होती, इसी वजह से इसको बैलेंस शीट कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, हम फिक्स एसेट की डाटा यहाँ
से रिपोर्ट कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे जो फिक्स एसेट का टैब है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर अगला क्या है, एडवांस प्री पेमेंट है, यहाँ पे हम इसको 539 को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर क्या हुआ, 9,50,000 इन्वेंट्री है, ओके, इन्वेंट्री को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर आता है जी 2.1 मिलियन डेटर है, रिसीवेबल है, हम इसको सॉरी इन्वेंट्री नीचे आएगा, यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद आता है डेटर रिसीवेबल 2.1, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और फिर आता है 7,50,000 बैलेंस, जो बैंक बैलेंस है उसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हम आते हैं कैपिटल के ऊपर, कैपिटल 5.6 उठाएंगे और यहाँ पे लाके आप इसको पेस्ट कर देंगे। याद रखें कि ये जो 5.6 मिलियन है ये मैंने बताया है, इसमें एसेट आप देखें यहाँ पे बड़ा क्लियरली है, एसेट सेपरेट है, कैपिटल सेपरेट है। अगर आप यहाँ पे जमा कर लेंगे तो एसेट में क्या लिखेंगे, तो बैलेंस शीट ठीक नहीं होगी। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, बड़ा जरूरी है, आगे आपने इसी तरीके से ही चलना है। उसके बाद अदर लायबिलिटी है, यहाँ पे लिख लें। फिर उसके बाद आता है 1.6 मिलियन पेबल है, यहाँ पे लाके लिख दें। ये करने के बाद जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे इस तरीके से ये डाटा आपके सामने इसे आ जाएगा और सारी चीज़ें हमने रिपोर्ट कर दी हैं। उसको आप सेव करें, जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो डाटा जो है ये कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो सेव हो चुकी है। अभी इन्होंने वैसे कैलकुलेशन का टैब नहीं दिया, लेकिन जब आप सबमिट करेंगे तो ये कैलकुलेशन खुद ब खुद कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से आप करें। और इसी बैलेंस शीट को मैंने पहले जैसे बताया है कि आप उसको PDF में सेव करें और टैच भी कर दें, साइन स्टैम्प कर दें, या आप सिंपल टैच कर लें, फिर भी सफिशिएंट है, कोई इसमें इश्यू नहीं है। ठीक है, ये करने के बाद आप सारी चीज़ें जब रिपोर्ट कर देंगे, सबमिट कर दें, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये डाटा जो है वो यहाँ पे आएगा। FBR का जो ऑफिसर है उसको प्रूव करेगा, जब वो प्रूव करेगा जो आपके उसके क्वेश्चन होंगे वो आपसे एड्रेस करेगा, डिस्कस करेगा। जब वो डिस्कस कर लेगा, उसको प्रूव करने के बाद उसको सफिशिएंट अश्योरेंस मिल जाएगी तो फिर उसको प्रूव करेगा। प्रूव करने के बाद आप जो सेल टैक्स रिटर्न है वो इजीली फाइल कर सकेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है, एक तरीका है जो हमने बड़ी डिटेल में स्टडी कर लिया है मेरे ख्याल में, कि आपने ये 5-4 चीज़ें पहले स्टडी करनी है। कैपिटल को मैच करना है, कंपेयर विद सेल टैक्स रिटर्न। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये आप ठीक नहीं करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट ठीक नहीं होगी, सवाल जवाब आएंगे। तो उन सवाल जवाब का कैसे जवाब देंगे, वंस आपने बैलेंस शीट सबमिट कर दी तो ये फोर्सिबल फ्यूचर चलती रहेगी। जब भी वो कभी सबमिट करेंगे आप दोबारा तो इसी को ओपनिंग बनाएंगे। तो ये आप याद रखें, ये बड़ी जरूरी चीज़ है, ये इतनी ईजी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये आपके कुछ हमारे जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। बैलेंस शीट को समझिए, अपने बिजनेस को समझिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेके आइए, उसके बाद आप आगे इसको फर्दर जो है वो इम्प्रूव आस्ता आस्ता करें, स्टेप बाय स्टेप। कोई आपकी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप लाजमी मेंशन कीजिए। अगर कोई चीज़ आपके पास आ रही हो, यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया, आप डिस्कशन जो कमेंट्स बॉक्स है वहाँ पे मेंशन कीजिए, वहाँ पे हम सवाल जवाब करते हैं ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहे। कुछ चीज़ें मैं आपसे सीखता हूँ, कुछ आपस में हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको शीट चाहिए और हमारी पेड सर्विस लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।